दोस्तों जो आज अपना सेशन है वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर चलेगा। क्या है कि दोस्तों जो वनडे एग्जाम होती है उसमें एक या दो क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता से पूछ लिए जाते हैं। जो हमारी जो क्लासेस होंगी, हमारे जो सेशंस होंगे वो हिस्ट्री रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड, जियोग्राफी रिलेटेड होंगे। तो इन सभी में वही टॉपिक हम कवर करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या है कि दोस्तों आपके इसमें कमेंट और जो भी मैसेज आएगा उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड हम क्लासेज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों जो आज हमारी क्लासेज है वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर रहेगी। क्या है कि आमतौर पर जो एग्जाम होती हैं उनमें सिंधु घाटी की सभ्यता से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आज हमारी जो क्लास रहेगी वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर रहेगी। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान की गई थी। सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये जो ताम्या नामक धातु थी उसमें टिन को मिलाकर कांसा का प्रयोग कर चुके थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। इसे मेसोपोटामिया तथा जो मिस्र की सभ्यता थी उसके लोग इसे मेलुहा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें मेलुहा मेलुहा कहकर पुकारते। वहां जहां से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता वहां से अवशेष मिले हैं उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहा गया है, मेलुहा कहा जाता है, इसलिए मेलुहा सभ्यता भी कह सकते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा सभ्यता भी कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी उसमें कृषि व पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले हैं। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग व्यापार पर केंद्रित थे, और जो इसकी सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। इसकी जो नगर नियोजन के कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। इस प्रकार हम सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता और नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। तो अब इसके बारे हम थोड़ा से कालक्रम के ऊपर थोड़ा विचार कर लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो कालक्रम है इसके ऊपर भी अनेक विद्वानों के अनेक मत प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसकी जो C14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति कहा जाता है उसके हिसाब से इसका कार्यकाल 2350 से 1750 BC यानी ईसा पूर्व है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व है निर्धारित की गई है। तथा इसके अलावा जो NCERT जो अपने देश का शिक्षा परिषद है उसके हिसाब से हम इसके कार्यकाल को 2500 से 1800 BC 2500 BC से 1800 BC निर्धारित किया गया है। तो अनेक विद्वानों के इसके कालक्रम के बारे में अनेक हमें विचार प्रकट हुए हैं, इसलिए इसके कालक्रम को हम मुख्यतः 2350 से 1750 BC ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसके हमने थोड़े कालक्रम के बारे में बात कर ली। सिंधु घाटी सभ्यता के हमने जो उपनाम है उनके बारे में थोड़ा विचार कर लिया। अब हम सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता वो कहाँ से कहाँ फैली थी इसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हम उत्तर की बात करें, जो उत्तर दिशा के बारे में बात करें, सबसे उत्तरतम स्थान के बारे में बात करें तो मांडा जो J&K में स्थित है। मांडा जो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में J&K में स्थित है। J&K में स्थित है, मुख्य चिनाब नदी के किनारे अवस्थित था। तो वहीं हम इसके दक्षिण की बात करें, जो दक्षिणतम स्थान है उसके बारे में बात करें तो दक्षिण में दैमाबाद, जो दैमाबाद नामक स्थान है जो भारत के ही महाराष्ट्र में स्थित है। ये मुख्यतः परवरा नदी के किनारे अवस्थित था। और इसके पूर्व की बात की जाए तो आलमगीरपुर नामक स्थान है
जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो मुख्यतः इंडन नदी के किनारे अवस्थित है। जबकि इसके पश्चिम की बात की जाए, तो सुत्कागेंडो नामक स्थान है। सुत्कागेंडो नामक स्थान अवस्थित है। सुत्कागेंडो नामक स्थान स्थित है, जो मुख्यतः अफगानिस्तान में अवस्थित है। तो इसके जो हमें जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो स्थान मिले हैं, उससे एक बात साफ पता चलती है कि जो ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में अवस्थित थी। यानी जो इसके जो अवशेष मिले हैं मुख्यतः इंडियन कॉन्टिनेंट में हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता भी कहा जा सकता है। जबकि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। जबकि इसके उत्तर से दक्षिण की जो स्थान मिले हैं, इनके बीच की हमें दूरी देखें तो इसके हमें लगभग 1500 किलोमीटर के लगभग हमें प्राप्त होती है। जबकि इसके पूर्व से पश्चिम की दूरी की हमें बात करें तो 1100 किलोमीटर के लगभग प्राप्त होती है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः फैली हुई थी, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता भी कह सकते हैं। तो क्या है कि जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उच्चतम स्थान कौन सा है, तो हम इसमें बताएंगे मांडा, तो चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। तो क्या है कि नदी भी आमतौर पर पूछ ली जाती है, तो मांडा जो चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। वही पूर्व की बात की जाए तो आलमगीर जो यूपी में स्थित है, तो वह इंडन नदी के किनारे स्थित है। वही पश्चिम की बात की जाए सुत्कागेंडो जो मुख्यतः दास नदी के किनारे अवस्थित है, जो अफगानिस्तान में स्थित है। वही इसके दक्षिणतम स्थल की बात की जाए तो देमाबाद महाराष्ट्र में जो प्रवरा नदी के किनारे अवस्थित है। इस प्रकार इसकी हम जो देखते हैं इसके स्थानों के बारे में, तो लगभग यही प्रतीत होता है कि जो ये सभ्यता है वो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में अवस्थित थी। तो इसके हम क्षेत्रफल के बारे में बात कर चुके हैं। तो स्थल जो ये तो हमने जो इसके 4 मुख्य दिशाओं में थे उसके बारे में बात की है, लेकिन अब तक मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता से हमें 1500 के लगभग हमें स्थान प्राप्त हो चुके हैं। तो ये मुख्यतः यही इसी में ही स्थित है। तो अब हम इनके मुख्य जो स्थान है उसके बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता थी। विशेषता में बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल का सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक हम इसलिए कहते हैं जो इसकी लिपि हमें प्राप्त हुई है, उसको हम जो लिपि तो हमें मिली है लेकिन हम उसके अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो जो इसकी जो लिपि है सिंधु घाटी की लिपि है वो चित्रात्मक एवं भावात्मक है, तो इसलिए इसकी लिपि को हम भावात्मक चित्रात्मक लिपि कह सकते हैं। जो लिपि हुई चित्रों के माध्यम से है, जो जिसे हम आज तक समझने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसकी लिपि आद्य ऐतिहासिक लिपि कह सकते हैं। तो वहीं इसकी दूसरी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो इसका नगर नियोजन। सिंधु घाटी की जो मुख्य विशेषता उसका नगर नियोजन है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता में जो नगर नियोजन, यानी इसमें जो सड़कें होती थी, सड़कें उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट आपस में समकोण पर काटती थी। एंड जो इसकी सड़कें होती थी यानी आपस में समकोण पर काटती थी, इसलिए इसकी जो सड़कें थी इसके पास नालियों की व्यवस्था होती थी। वो नालियां में मुख्यतः समकोण पर काटती थी। तो इसका जो नगर नियोजन था उत्तम व्यवस्था, नालियां मुख्यतः पक्की सड़कों से बनी हुई थी तथा जो घरों के जो दरवाजे थे वो सड़क के दूसरी ओर खुलते थे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन था वो उत्तम व्यवस्था में था, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। तो उसकी जो तीसरी विशेषता है उसके बारे में बात करें तो मूर्ति पूजा।
मूर्ति पूजा। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से हमें एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी का जो स्थल है मोहनजोदड़ो मुख्य स्थल है, उससे हमें कांस्य की मूर्ति मिली है। वही हड़प्पा से हमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, यानी स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। संभवतः उस टाइम पे स्त्री को उर्वरा की देवी कहा गया है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी के अनेक स्थलों से हमें कांस्य की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। वही इसके चौथे स्थल के बारे में हमें, चौथी विशेषताओं के बारे में प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा थी। तो लोग पहले तो तांबे से परिचित हो गए थे, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का प्रयोग करते थे। तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का भरपूर प्रयोग करते थे, इसलिए इसे मुख्यतः कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सभ्यता कहा जाता है। वहीं इसके सिंधु घाटी के जो सभ्यता की विशेषताएं थी, उसमें हम समाज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आधुनिक समाज की तरह सिंधु घाटी के समाज भी चार वर्गों में विभाजित था। इसमें पुरोहित, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। तो वर्ग मुख्यतः चार भागों में विभाजित रहता था। तो आज के टाइम में भी हमारे जो वर्ग है वो चार भागों में विभाजित है। इसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से कहते हैं। वहीं इसी प्रकार इसमें पुरोहित, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक चार वर्ग हुआ करते थे। पुरोहित जो विद्वान वर्ग भी कहलाता था। योद्धा जिसे क्षत्रिय या रक्षक, क्षत्रिय रक्षक भी कहा जाता था। व्यापारिक जो कृषि व्यापार करते थे। और ये जो था, ये इन तीनों के सेवाओं के लिए मुख्यतः श्रम करता था, दूसरों के श्रम करता था। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता में समाज चार वर्गों में विभाजित था। और इसके व्यापार की बात करें तो जो मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, तो उनमें जो अवशेष मिले हैं, उनसे सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिले। जिनमें सिंधु घाटी की सभ्यता को एक मुहूर्त पर मेलुहा दिखाया गया है, यानी सिंधु घाटी को मुख्यतः वो लोग मेलुहा कहकर पुकारते थे, इसलिए इसे मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है। तो और इसके मोहरों की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं मुख्यतः कांस्य की तथा मिट्टी टेराकोटा कहा जाता है कि मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में हम सिंधु घाटी का नामकरण विस्तार एवं विशेषताओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। विशेषताएं के बारे में हम बात करते हैं। अब हम इनके प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से हम अब तक लगभग 1500 के लगभग हमें स्थान मिल चुके हैं, लेकिन हम इसके प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे। सभी स्थलों को न पढ़कर हम प्रमुख स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हड़प्पा। सिंधु घाटी के सर्वप्रथम हमने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इस स्थल की खोज की गई थी। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इस स्थल की खोज की गई थी। तो जो हड़प्पा है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, या रावी नदी के किनारे
अवस्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो इससे जो हमें मिली है वो स्नानागार मिला है। स्नानागार के हमें महान स्नानागार के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तथा यहाँ पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, यानी स्त्री को उर्वरा की देवी कहा गया है, संभवतः माना जाता था। उर्वरा की देवी के हमें साक्ष्य मिले हैं। वहीं इस पर हमें एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और यहाँ पर हमें अनानागार के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी अन्न के भंडार के भी साक्ष्य मिले हैं। वही हमें अब इसके दूसरे स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह भी वर्तमान में पाक में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाकिस्तान में सिंधु नदी है, तो मुख्यतः भारत में भी अवस्थित है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज 1922 में भारतीय पुरातत्वविद हुए थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी महोदय के द्वारा जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही जॉन मार्शल की अध्यक्षता में खोज की गई थी। इसे मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहा जाता है। मर्तकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पर R37 नाम से समाधि प्राप्त हुई है हड़प्पा से। R37 नाम से समाधि भी प्राप्त हुई। क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में था मुख्यतः नगर नियोजन 2 भागों में विभाजित होता था, यानी एक ऊंचा दुर्ग कहा जाता था, जहां पर मुख्यतः पुरोहित वर्ग रहता था। एक निचला दुर्ग कहा जाता था, जिसमें अन्य 3 वर्ग रहते थे। तो इन दोनों में यही नगर व्यवस्था थी। इस सिंधु घाटी में जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, ज़्यादातर मर्तकों की वजह से मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी महान अनानागार, स्नानागार, महान अनानागार, स्नानागार, समाधि, महान अनागार, स्नानागार, समाधि के अलावा हमें यहाँ डाडी वाले पुजारी की भी मूर्ति वर्तमान में राजस्थान, जो भारत का एक प्रमुख राज्य राजस्थान में अवस्थित है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष व बीबीलाल अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। मुख्यतः अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। यह मुख्यतः सरस्वती एवं घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था, जो आज लुप्त हो चुकी हैं। सरस्वती एवं घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। तो कालीबंगा से हमें, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। तो यहाँ हमें मिट्टी की काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, यानी चूड़ियों का हमें साक्ष्य मिला है। वहीं यहाँ पर जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत, यानी कालीबंगा से जो जुते हुए खेत मिले हैं, उससे हमें एक साथ 2 फसलों के साक्ष्य, यानी एक साथ 2 फसलों की बुआई होती थी, इन 2 फसलों के हमें साक्ष्य मिले हैं। यही यहाँ पर कांस्य के बाण भी प्राप्त हुए हैं। कांस्य के बाण भी प्राप्त हुए हैं। तो ये मुख्यतः मेन
हम कालीबंगा के स्थल पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसके जो मुख्य मुख्य स्थल हैं 5-4 और उनके हम थोड़े बात कर लेते हैं। तो जो राखी गढ़ी है वर्तमान में हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था, हिसार में अवस्थित है। तो यहाँ से मुख्यतः जौ गेहूं व चावल तीनों के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बिगेस्ट एंड सबसे बड़ा स्थल हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके अलावा हम बनावली जो नामक स्थान है उसकी खोज की गई है, उस जो हरियाणा में अवस्थित है, यह भी घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, हिसार में स्थित है। इसकी खोज RS बिष्ट महोदय ने की थी। यहाँ पर हल यानी मिट्टी के हल की हमें आकृति मिली है। बैलगाड़ी में सरसों का ढेर व मन के बनाने के हमें कारखाने प्राप्त हुए हैं। वही एक और स्थल की बात करें रोपड़, यह पंजाब में अवस्थित है, सतलज नदी के किनारे, पंजाब में सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज YD शर्मा महोदय ने की थी। तो रोपड़ से हमें मानव के साथ कुत्ते की दफनाने के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एवं संभवतः इस स्थल की जो विनाश हुआ वो आग लगने के कारण हुआ था। धोलावीरा जो मुख्यतः गुजरात में अवस्थित है, इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर हमें दुर्ग 3 भागों में विभाजित मिलता है। यानी इसमें मध्य दुर्ग भी हुआ करता था, यानी ऊपरी, मध्य एवं निचला, एकमात्र स्थल इसमें हमें दुर्ग 3 भागों में विभाजित होने के साक्ष्य मिले हैं। एक यहाँ पर हमें एक महान स्टेडियम प्राप्त हुआ है, सुटका गेंडोर, जो इस सभ्यता का पश्चिमतम स्थल है अफगानिस्तान में। इसकी खोज टाइन महोदय ने की थी। एकमात्र ऐसा स्थल है जो हमें चट्टान के ऊपर हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद हम सिंधु घाटी जो देख रहे हैं, ये अपने टाइम में इसका काल उत्कर्ष पे था, चरम पर था, लेकिन हम इसके बारे में हम बात करें, इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इस सभ्यता का विनाश के बारे में भी अनेक विद्वानों के हमें अनेक मत प्राप्त हुए हैं। लेकिन संभव है इस सभ्यता का अंत फ्लड यानी बाढ़ आने के कारण हुआ था। जो यह एक अच्छी सभ्यता थी, इसका हमें जो साक्ष्य मिले हैं, संभवतः बाढ़ आने के कारण ये सभ्यता समाप्त हुई थी। तो इस प्रकार हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितना पढ़े हैं, हम जो अच्छे हम जो स्थलों के बारे में हमने बात की, अच्छे स्थल पढ़े, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुख्यतः वनडे एग्जाम होती है, इतने हमें इसके लिए सफिशिएंट लगता है। तो दोस्तों, जो आप इस वीडियो को देखें तो आपको यही बताना है कि इस वीडियो में क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, और आगे जो आपके जो टॉपिक में क्वेरी हो या कोई डाउट हो, वही टॉपिक हमें बताएं, जिसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके बारे में आपको कमेंट करना है और बताना है कि ये वीडियो कैसी लगे, और जो अपना ये चैनल होगा इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।